नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 16 मार्च 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। एग्ज़ाम आपका 26 जुलाई को ही है और आज 16 मार्च हो गया है। अप्रैल मई जून बीच में बचा हुआ आपके पास है। मार्च में 15 दिन और हैं आपके पास में और जुलाई के 26 दिन। आज का न्यूज़पेपर का हेडलाइन देखिए क्या है, ढंग से पढ़िएगा, इसलिए मैंने याद दिलाया है आपको क्योंकि आपके एग्जामिनेशन 60 दिन पहले हो रहे हैं। अब हेडलाइन ये है कि 4 राज्यों में इलेक्शन की शुरुआत हो रही है। असम, वेस्ट बंगाल, केरल और तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में इलेक्शन की शुरुआत हो रही है। देखिए कौन कौन से राज्य हैं। असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है कि वो स्टेट असेंबली और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी का इलेक्शन भारत के चुनाव आयोग के द्वारा आयोजित किया जाता है। यही ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाती है। आर्टिकल 324 के तहत में इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया है जो एक संवैधानिक बॉडी होती है। तो ये छोटा सा टॉपिक है। आप मुझे एक काम कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए भी। आप मुझे बस ये बता दीजिएगा कि इन सभी राज्यों में कितने कितने विधानसभा की सीटें हैं। ओके, बिहार से ज़्यादा है, बिहार से कम है, बस एक बार इस चीज़ को देखना है आपको डिटेल में। आज एक टॉपिक हम और पढ़ेंगे जो पिछले साल मैंने पढ़ाया था तो बहुत कम बच्चों ने देखा था, कुछ बच्चों के कमेंट भी आए थे। ये सब टॉपिक बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट थोड़ी ना होता है, लेकिन फिर उसी सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो आज हम फिर से पढ़ेंगे फिजिकल हेल्थ राज्यों का। रिपोर्ट आया नीति आयोग का और इस टॉपिक से आपके मेंस एग्जामिनेशन 71 मेंस एग्जामिनेशन और 72 प्रीलिम एग्जामिनेशन में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। 71 मेंस जिनका है, कृपया करके पूरा मार्च तक का करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ें और वहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो 6 से 7th मंथ के करीब में आपका करंट अफेयर आता है। प्रीलिम में 1 से 1 साल और 2-3 महीने का करंट अफेयर पीटी में देखा जाता है। शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक देखिए क्या है। आज का पहला टॉपिक है शक्ति एक्ट के बारे में, शांति एक्ट के बारे में। एक चीज़ और बता देता हूँ, आपका एग्जामिनेशन 26 जुलाई को ही होगा। 60 दिन पहले हो रहा है, तो कृपया उस हिसाब से तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, करंट अफेयर का अध्ययन करें। 15 मार्च बीत चुका है, मार्च में केवल 15 दिन और हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई में आपका एग्जामिनेशन ही है 26 जुलाई को। तो इतने ही दिन केवल आपके बचे हुए हैं। पढ़ने का जो कोर समय है वो अप्रैल, मई, जून ही आपका पढ़ने और रिवाइज करने हर चीज़ का ही होगा। लास्ट के 1 मंथ में तो आप जब सब कुछ पढ़ चुके होते हैं तो उसे बस सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज करना होता है। तो समय बहुत ही कम है, कृपया हर चीज़ को छोड़ करके पहली प्रायोरिटी इसको दें। क्या इन्होंने बोला है? इन्होंने बोला है कि हाउ थोरियम कैन पावर इंडियाज़ पाथ टू एनर्जी इंडिपेंडेंस। ये अनिल जी हैं, इनका बहुत ही शानदार है ये। इन्होंने साइंस के दृष्टिकोण से लिखा है, लेकिन हम लोग उसे साइंस एंड एनर्जी सिक्योरिटी दोनों के दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे। आपके पेपर में भी GS2 जो मेंस एग्जामिनेशन में पेपर होता है उसमें साइंस एंड टेक और एनर्जी वाला जो होता है ये मिक्स करके पूछा जाता है। उसमें 3 चीज़ें शामिल होती हैं। सेक्शन 3 में साइंस एंड टेक होता है बंधुओं। एनर्जी से जुड़े हुए 1 सवाल से 2 सवाल की गारंटी होती है, 100% ही आएगा। और एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक सवाल जनरली 1 सवाल से 2 सवाल इन्वायरमेंट रिलेटेड इशूज़ से समटाइम पूछे जाते हैं। समटाइम वो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है या फिर एनवायरनमेंट का कोई इशू हो सकता है, लेकिन आता ज़रूर है 1 सवाल। तो साइंस एंड टेक और आपका एनर्जी और एनवायरनमेंट ये लास्ट का सेक्शन होता है आपके GS2 के पेपर में, बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसमें इस तरह के एक्ट भी पूछ सकता है, ये पॉलिटी में भी एक्ट पूछ सकता है, थोरियम के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, प्रीलिम में भी ये पूछा जा सकता है। क्या इन्होंने कहा? इन्होंने कहा यह अधिनियम, इन्होंने इस अधिनियम के बारे में कहा कि यह अधिनियम भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए ऐतिहासिक कदम है। आपको पता होगा कि इस अधिनियम को कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने पारित किया, जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर को भी भारत के यूरेनियम या न्यूक्लियर एनर्जी सिविल पर्पस के लिए उपयोग करने हेतु प्राइवेट कंपनीज को भी अनुमति दी गई है। पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र, शिक्षाविद और उद्योगों के लिए भी परमाणु ऊर्जा के दरवाजे खोले गए हैं, ये इन्होंने कहा है। नियामक ढांचा अधिनियम को सफल बनाने के लिए एकाधिकार मोनोपोलिस्टिक जो टेंडेंसीज थी उससे मुक्त किया गया है। जैसे मोनोपोलीज क्या होता है कि केवल सरकारी कंपनियां काम करेंगी, लेकिन इसके पीछे क्या थे ना,
इसके पीछे कुछ कारण निहित थे। जैसे जब 1947 के बाद हम आज़ाद हुए और पहली सरकार हमारी बनी, तो या उस 1948 का भी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री थे, और उस समय का अगर आप फैक्ट्री एक्ट देखेंगे, फिर नेहरू जी के प्रथम कार्यकाल में फैक्ट्री एक्ट को बदला जाता है, तो सब में आपको दिखेगा कि गवर्नमेंट जो है अपनी मोनोपोली बना करके रखना चाहती है, इकोनॉमिक पॉलिसी में भी अपनी मोनोपोली बना करके रखना चाहती है, क्योंकि सरकार निजी सेक्टर को ट्रस्ट नहीं कर रहे थे उस समय। फिर 1991 के बाद से आपको इकोनॉमी में उदारीपन दिखेगा, लिबरल हो जाती है सरकार, थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन भी किया जाता है, बहुत सारे क्षेत्रों को प्राइवेटाइज किया जाता है, लाइसेंसिंग राज खत्म किया जाता है, इसी को लिबरल कहते हैं। लाइसेंसिंग राज खत्म किया जाता है तो बहुत सारे सेक्टर जो हैं इस पर प्राइवेट कंपनियां आती हैं। आपको अगर नहीं पता हो तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं, पहले सरकारी कंपनियां ब्रेड भी बनाने का काम करती थी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। घड़ी, जो वॉच आप पहनते हैं, वॉच, ये वॉच भी बनाने का काम सरकार की कंपनियां करती थी। तो ये सब बनाना सरकार का तो काम नहीं है, ये सब तो प्राइवेट कंपनियां बना सकती हैं। तो इसलिए धीरे धीरे करके सरकार ने इन सभी सेक्टरों को प्राइवेट सेक्टर को सौंपते गए कि ठीक है भाई, आप लोग बनाइए, कोई बात नहीं। तो फिर भी परमाणु का सेक्टर एक ऐसा था, स्पेस का सेक्टर एक ऐसा था, और रेलवे, जिसमें सरकार, इसके अलावा डिफेंस भी है, जिसमें सरकार प्राइवेट सेक्टर्स को अनुमति नहीं दे रही थी। ठीक, धीरे धीरे करके अब जैसे स्पेस में भी कुछ हद तक प्राइवेट को अनुमति दी जा रही है, उसके अलावा परमाणु का जो सेक्टर है इसमें भी अनुमति दी जा रही है। रेलवे का भी ऑपरेशनल वाला जो हिस्सा है वो भी कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर्स को कुछ अनुमति दी गई है। डिफेंस में भी प्राइवेट सेक्टर्स को अनुमति दी गई है, यानी कि सरकार का जो उदारीकरण का पॉलिसी था उसको और भी ज़्यादा आगे बढ़ा रही। कुछ नया है क्या? नथिंग। क्या कर रही है सरकार? जो सरकार का लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की चली आ रही नीति थी 1991 के बाद से, उसी को और विस्तारित किया गया है उस नीति के लाने के 30-35 सालों के बाद। यही चीज़ है बस यहाँ पर। ठीक, वर्तमान यूरेनियम चुनौती क्या है? महत्वाकांक्षी लक्ष्य भारत सरकार 2047 तक 100 गीगावाट इलेक्ट्रिकल परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। कुछ दिन पहले ही कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी आए थे, तो उन्होंने हमें प्रॉमिस किया है कि हम आपको भारी मात्रा में यूरेनियम देंगे। तो उसका हम उपयोग कहाँ पर करेंगे? यहीं पर करेंगे। सीमित वैश्विक आयात पर निर्भर हैं हम। वर्तमान हमारी परमाणु क्षमता भारी रूप से आयातित यूरेनियम पर निर्भर है, क्योंकि हमारे पास जो भी यूरेनियम के कुछ एक आध खान है वहाँ से इतने यूरेनियम नहीं निकलते कि हम उसका उपयोग करके बिजली उत्पन्न कर लें, हथियार भी बना लें, सब कुछ बना लें। सीमित वैश्विक भंडार है अपने पास। बिना रिसाइकल किए यूरेनियम का उपयोग करना टिकाऊ नहीं है। 8 मिलियन टन का वैश्विक यूरेनियम भंडार इस गति से केवल 3 दशक 30 वर्ष ही चल पाएगा। थोरियम और रिसाइकलिंग, थोरियम के बारे में अभी डिटेल बताऊंगा। क्या क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में हम लोग? पहले इस आर्टिकल को बेसिक चीज़ें देखते जो इन्होंने कहा है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत की 3 स्तरीय परमाणु एनर्जी पॉलिसी क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम एंड थोरियम, इसमें डिफरेंस क्या होता है, तब जाके ये टॉपिक कंप्लीट होगा। थोरियम और रिसाइकलिंग, असली समाधान जो है वो थोरियम है, यही इन्होंने कहा है। न्यूक्लियर रिसाइकलिंग से परमाणु ईंधन की ऊर्जा क्षमता 50 से 100 गुना तक बढ़ जाती है। चूँकि यूरेनियम का भंडार सीमित है, यूरेनियम कम है, हमें आयात करना पड़ता है, इसलिए यूरेनियम बेस्ड अगर हम एनर्जी सेक्टर बनाने जाएंगे तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है। इसका काट क्या निकाला? इसका काट निकाला थोरियम। जो वेस्ट होता है कहीं ना कहीं, उस वेस्ट का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं? एनर्जी बना सकते हैं। यही ये क्रक्स के रूप में कहना चाह रहे हैं। थोरियम का विशाल भंडार भी अपने पास, भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। थोरियम को रुख करने से भारत को पूर्ण ऊर्जा स्वतंत्रता मिल सकती है। हथियारों का खतरा नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि थोरियम के उपयोग से हथियारों के प्रसार का जोखिम लगभग में समाप्त हो जाता है, क्योंकि थोरियम का उपयोग करके आप बॉम्ब नहीं बना सकते हो, हथियार नहीं बना सकते हो। तो एक ऐसा परमाणु एनर्जी का ईंधन जिसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? बिजली तो बना सकते हैं, और अपने पास भंडार भी अच्छा खासा है, आयात पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अभी जो आपको एनर्जी को लेकर के दिख रहा है कि जहाज़ ही नहीं आने दे रहे थे, इस प्रकार का संकट का समाधान हम निकाल पाएंगे। लेकिन गाड़ियों को कैसे चलाएंगे हम थोरियम एनर्जी से भाई, है ना? तो ये तो एक चैलेंज रहेगा ही।
आगे का मार्ग क्या है? तो ये है कुछ मार्ग, क्या क्या है ये? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जिसको कहा जाता है, इनका ही सुझाव है। भारत का पहला 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर लगभग तैयार है। क्षमता वृद्धि के लिए मेटल ईंधन वाले एफआरवी विकसित करने की आवश्यकता है। HALEU का उपयोग किया जा रहा है। थोरियम से तीसरे चरण के लिए आवश्यक यूरेनियम 233 बनाने के लिए मौजूदा PHWR प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर में की जगह पर हाई SA लो इनरिच्ड यूरेनियम उपयोग किया जा रहा है। ये इनके कुछ सुझाव हैं कि हम इसकी जगह पर ये उपयोग कर सकते हैं, इसकी जगह पर ये उपयोग कर सकते हैं। तीसरा इन्होंने कहा SMR और ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग कर सकते हैं। SMR के उपयोग में क्या होगा? ईंधन खपत कम होती है, छोटे स्तर के होते हैं। भारत के स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और थोरियम मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर, इसको क्या कहा जाता है? TMSR कहा जाता है, पर ध्यान केंद्रित करनी चाहिए। SMR कम लागत वाली ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने में भी सक्षम होंगे और ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग तो हम गाड़ी चलाने के लिए भी कर सकते हैं। 100% रिन्यूएबल एनर्जी अगर कोई दुनिया में है ना, तो वो है आपका ग्रीन हाइड्रोजन ही, जिससे कोई नुकसान नहीं होता है। बाकी अगर आप डैम बनाते हैं, सोलर पैनल बिठाते हैं या फिर विंड एनर्जी का भी करते हैं, तो उसमें भी थोड़े बहुत तो नुकसान होते ही हैं। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन 100% रिन्यूएबल होता है, उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होता, जीरो एमिशन होता, और एमिशन के साथ साथ पर्यावरण को किसी भी रूप में नुकसान नहीं पहुंचता है। अब जरा बढ़ते हैं कि भारत की परमाणु एनर्जी पॉलिसी कौन कौन सी है। 3 प्रकार की पॉलिसी है। तीनों में से किसी के भी बारे में कभी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, या तो तीनों को कलेक्टिव रूप से भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई भारत की 3 स्तरीय जो परमाणु की नीति है ईंधन को लेकर के, वो क्या है। ये देखिए जरा, इस मैप को ध्यान से देख लीजिए, हमारे कहाँ कहाँ पर हैं। ये नरोरा उत्तर प्रदेश में है, ध्यान से देखिए। ये आपको कर्क रेखा दिखेगा ना, यहाँ पर है कर्क रेखा। कर्क रेखा के नॉर्थ में आपको 2 ही दिखते हैं, एक राजस्थान के कोटा में है और एक आपको नरोरा में दिख रहा है। बिहार में भी प्रस्तावित ही है, यानी कि नॉर्थ इंडियन प्लेन में कम परमाणु ऊर्जा के संयंत्र स्थापित किए गए हैं। क्यों? घनी आबादी है, एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज़्यादा है, इसके कारण से यहाँ से परहेज किया जाता है, बड़े परमाणु संयंत्र यहाँ पर स्थापित न किए जाएँ। जो स्थापित किया गया है मेनली वो कोस्टल एरिया में आपको दिखेगा, जैसे तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट है और काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट है गुजरात में, तारापुर आपको दिख रहा है महाराष्ट्र में। ये भारत का प्रथम और सबसे बड़े परमाणु संयंत्र में से एक है। इसी प्रकार से कायगा जनरेशन स्टेशन है कर्नाटक में, मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट है, और कौन सा कुडनकुलम परमाणु संयंत्र है जो तमिलनाडु में है। तो कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर 2 हैं? तो एक तमिलनाडु राज्य है जहां पर 2 है, उसके अलावा राजस्थान में एक है और गुजरात में एक है, महाराष्ट्र में एक है और कर्नाटका में एक है। और आपको ईस्ट कोस्ट पर जो है ये आपको तमिलनाडु के अलावा और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। ये कुछ एनालिसिस होते हैं जिससे सवाल बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछेगा देश का एकमात्र राज्य महाराष्ट्र ऐसा है जहां पर 2-2 परमाणु संयंत्र स्थित हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, तमिलनाडु दूसरा वो राज्य है जहां पर 2 परमाणु संयंत्र स्थित हैं। तीसरा स्टेटमेंट दे सकता है कि नॉर्थ इंडियन प्लेन में केवल और केवल उत्तर प्रदेश के पास में ही परमाणु संयंत्र है। इस प्रकार से आपसे 3-3 स्टेटमेंट बना करके सवाल पूछे जा सकते हैं। इसे ज़रा ध्यान में रखिएगा, कहाँ कहाँ पर है। बिहार में प्रस्तावित है, अभी बना हुआ नहीं है, इसको ज़रूर ही याद रखिएगा। अब ज़रा समझते हैं कि कौन कौन से हमारे हैं। इंडियाज़ 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है, भारत के त्रिचरण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम डॉक्टर होमी जे भाभा, और 1950 के दशक में तैयार किया गया था। आपने वेब सीरीज़ देखा होगा, रॉकेट बॉयज़ करके आया था, जिसमें होमी जे भाभा और विक्रम साराभाई के बारे में बताया जाता है। शानदार सीरीज है, देखिएगा। देश के आज़ादी के बाद किस प्रकार से कुछ नीतियों ने आज के भारत का निर्माण किया है। तो भारत का त्रिचरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम डॉक्टर होमी जे भाभा द्वारा 1950 के दशक में तैयार किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के सीमित यूरेनियम भंडार और विशाल थोरियम भंडार का उपयोग करके देश को लॉन्ग टर्म में एनर्जी सिक्योर बनाना था। पहला चरण क्या है? तो इसको कहा जाता है प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर। चरण 1 प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर, इसका चरण 1 नाम ही है। इसे पहले चरण में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग मुख्य ईंधन के रूप में किया जाता है, यूरेनियम 238, जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन होता है, आसानी से उपलब्ध भारत में भी नहीं है ये।
इसमें भारी जल D2O जानते होंगे, जैसे H2O होता है उसी प्रकार से D2O होता है, हाइड्रोजन का ही है, ये पता ही होगा आपको, का उपयोग मंदक के रूप में और शीतलक को दोनों के रूप में किया जाता है ताकि परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया को नियंत्रित किया जा सके। इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण उप उत्पाद जो बाय प्रोडक्ट है प्लूटोनियम 239 है। यानी कि प्रथम चरण का बाय प्रोडक्ट क्या है? प्लूटोनियम 239। स्टेज वन पे हमने यूरेनियम 238 का उपयोग किया। इससे हमें बाय प्रोडक्ट क्या मिला? स्टेज 2 के लिए मिल जाएगा प्लूटोनियम 239, Pu 239 इसको कहा जाता है। अब जरा नेक्स्ट देखिए क्या है। जिसे खर्च व ईंधन से निकाला जाता है, यह दूसरे चरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसको सेकंड चरण कहा गया, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इसको कहा गया। यह चरण पहले चरण से प्राप्त प्लूटोनियम, पहले चरण का जो बाय प्रोडक्ट था उस प्लूटोनियम का उपयोग कर रहे हैं हम कहाँ पर? प्राकृतिक यूरेनियम के मिश्रित ऑक्साइड ईंधन का उपयोग करता है। इस चरण में हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। इसे ब्रीडर कहा जाता है क्योंकि यह जितनी खपत करता है उससे अधिक नया परमाणु ईंधन पैदा करता है। इसमें शीतलक के रूप में तरल सोडियम का उपयोग किया जाता है। सेकेंड स्टेज वाले जो हमारे हैं उसमें शीतलक कूलेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम का उपयोग किया जाता है, लिक्विड सोडियम का उपयोग किया जाता है। इस रिएक्टर के कोर के चारों ओर थोरियम का एक आवरण रखा जाता है। परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान यह थोरियम यूरेनियम 233 में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? यूरेनियम 233 में। थोरियम हमने इसके आस पड़ोस रख दिया इस परमाणु प्रक्रिया के आवरण ब्लैंकेट के रूप में। और जब परमाणु प्रक्रिया शुरू होती है तो थोरियम जो है यह यूरेनियम 233 में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, किस में परिवर्तित हो गया? यूरेनियम 233 में। अब तीसरे चरण पर हम लोग आ गए, उन्नत भारी जल रिएक्टर। इसको क्या कहा जाता है? एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर। स्टेज 1 से हमने यूरेनियम 238, फिर प्लूटोनियम, फिर हम लोग अब किस में आ गए? थोरियम पर आ गए। तीसरे स्टेज पर आ गए हैं। यह कार्यक्रम का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये तकनीक बहुत कम देशों के पास में है, जिसमें से भारत वो है जिसने स्वदेशी रूप से इस तकनीक को डेवलप किया है। अपने देश में दुनिया के सबसे बेहतरीन एटॉमिक साइंटिस्ट में से बहुत सारे अपने देश में हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं गुमनाम होकर के। इस प्रकार के साइंटिस्ट का नाम कभी भी चर्चा में लाया भी नहीं जाता है क्योंकि इनको सुरक्षा चाहिए होता है, खतरा होता है, इसलिए इस प्रकार के लोगों का आप कभी नाम जनरली नहीं सुनेंगे। यह कार्यक्रम का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है जो पूरी तरह से थोरियम आधारित होता है। इससे दूसरे चरण से प्राप्त यूरेनियम 233 को थोरियम 232 के साथ मिलाकर के ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी कि दूसरे चरण से यूरेनियम 233 को थोरियम के साथ मिलाकर उपयोग किया, चूँकि भारत में दुनिया का 25% थोरियम भंडार है। 25%। अगर दुनिया में 100 kg थोरियम है तो उसमें 25 kg हमारे पास है, जिसका आज तक हम उपयोग ही नहीं कर पाए हैं सही से। ठीक, विशेषकर केरल की मोनाजाइट रेत में। इसलिए यह चरण भारत को सदियों तक स्वच्छ ऊर्जा दे सकता है। इसलिए तीसरे चरण को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इसी के विस्तार की इन्होंने बात की है। वर्तमान में मुख्य रूप से पहले चरण में सफलता प्राप्त कर चुका है भारत। दूसरे चरण के लिए कलपक्कम तमिलनाडु 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर लगभग तैयार है और हालिया शांति अधिनियम 2025 का मुख्य उद्देश्य इसी 3 चरण कार्यक्रम को गति देने के लिए प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को मजबूत करना है। इसीलिए लाया गया है कि भाई अब तीनों चरण जो है यह मजबूत हों, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी शामिल हो, अपने रिसर्च के साथ में, अपने बहुत भारी भरकम फंडिंग के साथ में इसमें शामिल हों, बिजली बनाए बेचे, इसमें भी आप निवेश करें, सुरक्षित हो और सबको लाभ मिले। भाई सरकार का भी बर्डन थोड़ा सा कम हो और इस क्षेत्र में तकनीक भी आए। जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस, कनाडा, हर जगह की कंपनियां इस क्षेत्र में काम करने को तैयार हैं। ठीक, अब जो हम लोग देखेंगे डिटेल में कि यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम में अंतर क्या होता है। यूरेनियम प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला भारी और रेडियोधर्मी तत्व होता है, रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव का क्या तात्पर्य होता है? अगर आप अपने घर में यूरेनियम ला करके रख देंगे, आपके कमरा लाइए, उसमें यूरेनियम ला करके बस छोटा सा इतना सा टुकड़ा भी ला करके रख देंगे तो थोड़ी देर बाद वो पूरा कमरा जो है वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि इससे अल्फ़ा, बीटा और गामा की जो किरणें हैं ये अपने आप ही निकलती रहती हैं। रेडियो एक्टिव इसीलिए इन्हें कहा जाता है।
प्रकृति में इसके दो मुख्य समस्थानिक आइसोटोप्स पाए जाते हैं, यूरेनियम 238 लगभग 99.3% और यूरेनियम 235 जो 0.7% ही पाए जाते हैं। इसमें से केवल यूरेनियम 235 विखंडनीय है, जिसका अर्थ है कि परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया बनाए रख सकता है। यूरेनियम संवर्धन किया जाता है, यह वह प्रक्रिया होती है जब रिएक्टर या हथियारों उपयोग के लिए यूरेनियम 235 का प्राकृतिक रूप से कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। यूरेनियम 235 जो होता है उसको हम बढ़ाते हैं, बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसको क्या कहा है, यूरेनियम इनरिचमेंट की प्रक्रिया यही कहलाती है। भारत में यूरेनियम का भंडार मुख्य रूप से जादूगोरा, झारखंड, आंध्र प्रदेश के तुमाल पल्ले में स्थित है, लेकिन यहाँ से प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है। प्लूटोनियम प्रकृति में बहुत ही दुर्लभ मात्रा में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से परमाणु रिएक्टर के भीतरी कृत्रिम रूप से उत्पन्न होता है, परमाणु प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होता है। ये जब रिएक्टर के अंदर यूरेनियम 238 एक न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है तो वह एक नई विखंडनीय सामग्री प्लूटोनियम 239 में बदल जाता है और इसी पहले चरण से प्लूटोनियम 239 प्राप्त होता है। प्रकृति में बहुत कम यह पाया जाता है। प्लूटोनियम 239 अत्यधिक विखंडनीय होता है, इसलिए प्लूटोनियम बम भी बनाया जाता है। मुख्य रूप से एटॉमिक बम में प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है। बहुत ही विनाशकारी होता है। विनाशकारी परमाणु हथियारों के साथ साथ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्लूटोनियम और यूरेनियम दोनों बेस्ड जो है परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं, लेकिन थोरियम बेस्ड परमाणु हथियार नहीं बनाए जा सकते। थोरियम एक प्राकृतिक रेडियोधर्मी धातु है। यूरेनियम की तुलना में प्रकृति में 3 से 4 गुना अधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी कि इसका भंडार नेचर में ज़्यादा है। यूरेनियम 235 के विपरीत थोरियम अपने आप में विखंडनीय नहीं है, बल्कि यह एक उर्वर फर्टाइल सामग्री है। इसका मतलब है कि परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में जलने के लिए इसे पहले एक विखंडनीय सामग्री यूरेनियम 233 के रूप में बदलना पड़ता है, अपने आप ही यह नहीं बदलता है। तो ये जरूर याद रखिएगा, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है और भारत को इसका उपयोग भी करना चाहिए। मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में मोनाजाइट रेत में यह पाया जाता है, इसे जरूर ही याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 बाय नीति आयोग। मैंने सवाल लिखवाया बच्चों से कुछ दिन पहले, नीति आयोग क्या है, इसके कार्यों के बारे में बताएं। एक में मैंने पूछा था इसके संरचना के बारे में बताएं। तो इस प्रकार के तो नीति आयोग के बच्चों ने फुल फॉर्म ही नहीं लिखा था। आप समय से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा शायद। नीति आयोग NITI का फुल फॉर्म है। अब वो क्या फुल फॉर्म है ये आप मुझे बता देंगे तो सही रहेगा। तो नीति आयोग जो है ये संस्था है, भारत सरकार की थिंक टैंक है। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके CEO को नियुक्त किया जाता है और यह भारत में नीति को दिशा देने में, पॉलिसी मेकिंग में बहुत ही प्रमुख भूमिका अदा करता है। इससे पहले योजना आयोग नाम हुआ करता था, जो बहुत ही डोमिनेंट संस्था थी एक, जिसको सुपर कैबिनेट कहते थे। चलिए आ जाइए इस टॉपिक पर। नीति आयोग का फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, हेल्थ स्वास्थ्य, जैसे मेंटल हेल्थ इंडेक्स, मेंटल हेल्थ जांच होता है भाई दिमाग इसका सही है कि नहीं, फिजिकल हेल्थ कि भाई शरीर इसका सही है कि नहीं। उसी प्रकार से फिजिकल का क्या मतलब होता है, राजकोष, राजा का कोष, राजा यानी कि स्टेट यानी कि आर्टिकल 12 यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन्हीं सब की बातें हो रही है यहाँ पर। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मुख्य रूप से राज्यों के लिए यह रिपोर्ट जारी किया जाता है कि राज्यों का जो राजकोष है फिजिकल, उसका हेल्थ क्या है, कौन से राज्य ज़्यादा खपत कर रहे हैं, कौन से कम कर रहे हैं, कौन सा राज्य जो है वो पैसा बर्बाद ज़्यादा कर रहा है, कौन सा ज़्यादा डेब्ट में है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के यह रिपोर्ट जारी की जाती है। कुछ भी इसमें ऐसा था रॉकेट साइंस जो समझ में ना आया हो, बहुत सिंपल है। किसके द्वारा, बाय नीति आयोग। क्या है तो राजकोषीय का हेल्थ है भाई, उसके बारे में जांच पड़ताल की गई है, रैंकिंग लगाई गई होगी, तो बस उसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। नीति आयोग द्वारा विकसित एक नया महत्वपूर्ण ढांचा है जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन का आकलन करना है। ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सेस एंड कंपेयर द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट। क्या बोला जा रहा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें देखना है भारत के सभी राज्यों के। सूचकांक के 5 प्रमुख स्तंभ हैं, ये पांचों आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम में और मेंस में। अगर आपसे इससे सवाल पूछ लिया गया तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन से 5 पैरामीटर के आधार पर आप जांच कर रहे हैं।
जैसे ब्लड टेस्ट करवाते तो सीबीसी आता है, आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है, उसके आधार पर आपका रिपोर्ट आता है ना, उसी प्रकार से ये पैरामीटर है। व्यय की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। सेकंड है राजस्व सृजन, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। वित्तीय अनुशासन, फिस्कल प्रूडेंस एंड डेब्ट इंडेक्स, यानी कि उसके बाद से डेब्ट सस्टेनेबिलिटी। ये हैं 5 इसके आधार स्तंभ जिसके आधार पर यह जारी किया जाता है। ये 5 याद रहने चाहिए क्या? बिल्कुल याद रहने चाहिए। कैसे याद होंगे? एक बार अभी पढ़ा, एक बार कॉपी पर लिखने का प्रयास करेंगे तो आपके दिमाग में एक डायग्राम बन जाता है कि हाँ ये 5 हैं। फिर एग्जामिनेशन में जब ऑप्शंस आते हैं तो वहाँ पर आप एलिमिनेट कर पाते हैं। अक्षरशः कैसे सारे याद करेंगे? तो ये 5 जो हैं, वित्तीय अनुशासन और उसके बाद से क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। लेकिन मेंस वाले बच्चों को तो याद होना ही चाहिए, एज इट इज़ लिख के याद करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। राज्यों का प्रदर्शन और रैंकिंग क्या रही है? प्रमुख राज्यों की श्रेणी में ओडिशा, गोवा, झारखंड को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में शीर्ष रैंक दिया गया है। ध्यान रखिएगा, टॉप परफॉर्मर राज्य जो पिछले साल भी थे वो ऐसे राज्य थे, गोवा को हटा दें हम, वो ऐसे राज्य हैं जिनको हम तुलनात्मक रूप से कम विकसित मानते हैं। जैसे ओडिशा, सेकंड गोवा, थर्ड झारखंड। तो ये जो राज्य हैं ये टॉप परफॉर्मर हैं। इन राज्यों ने प्रबल राजस्व सृजन, कम राजकोषीय घाटा और मध्यम ऋण स्तर बनाए रखा है, जो बेहतर वित्तीय प्रदर्शन को दर्शाता है। उत्तर पूर्वीय हिमालय राज्यों की इस सूचकांक में अलग रैंक किया गया है क्योंकि उन्हें कठिन भौगोलिक परिस्थिति और उच्च सेवा वितरण लागत जैसी संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य और हिमालय राज्य जो हैं उनको इसमें अलग इंडेक्स में रखा गया है। ओके। राज्य के वित्त को मजबूत करने के लिए प्रमुख सिफारिशें कौन कौन सी की गई हैं? तो इन्हेंस रेवेन्यू, जीएसटी कर आधार का विस्तार किया जाए। मैं अभी रैंकिंग बताऊंगा आपको, बिहार की स्थिति बताऊंगा, लेकिन पहले सुझाव को देखते हैं। कर चोरी को रोकने के लिए डिजिटल कर प्रशासन, डिजिटल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और डेटा विश्लेषण में सुधार किया जाए। व्यय पर नियंत्रण करे सरकार। 16वें वित्त आयोग ने भी बिना शर्त नगद हस्तांतरण जैसी सब्सिडी को युक्ति संगत बनाने की सिफारिश की थी। इलेक्शन आया नहीं कि सारी महिलाओं को, 70 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दे दो। अपने पिताजी के घर से लाए थे ये पैसा, कि अपने नाना जी के घर से लाए थे। राज्यों की वित्तीय स्थिति बिल्कुल बर्बाद हो जाती इस प्रकार की योजनाओं से और आउटकम शून्य होता है। खा पी के पचा जाते हैं ये सारे पैसे को, इससे कुछ भी आउटकम नहीं होता है। 10-10 हज़ार जो महिलाओं को दिए गए उससे कौन सा आपको बिहार में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दिख रहा है? कुछ नहीं दिखने वाला, नथिंग, जीरो दिखेगा। इसी प्रकार से हर राज्य में ये चल रहा है। कुछ दिन पहले, अब इलेक्शन आ रहा है, वेस्ट बंगाल में देखिएगा ऐलान पर ऐलान होगा कि हमारी सरकार बनी तो 5,000 देंगे, हमारी सरकार बनी तो 3,000 देंगे। कहाँ से दोगे आप कहाँ से? अपने गुल्लक तोड़ के पैसे दे रहे हो क्या? हमारे और आपके पैसे हैं। 16वें वित्त आयोग ने भी कहा कि बिना शर्त नगद हस्तांतरण जो आप कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था और राज्यों की इकोनॉमी को बर्बाद कर रहे हैं आप। तो ये व्यय पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए, बिना अंकुश लगाए अत्यधिक पेंशन वेतन भर भर के दे तो इससे क्या होता है? नुकसान होता है राज्य का फिस्कल हेल्थ। एफआरबीएम लक्ष्यों का पालन, राज्यों को राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम एफआरबीएम एक्ट जो है इसको सख्ती से पालन करने को कहा गया। राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3% के आसपास बनाए रखना चाहिए। पारदर्शिता में वृद्धि, बजट से बाहर के उधारों पर कड़ा नियंत्रण लागू किया जाए। बेहतर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के लिए केवल सीएजी द्वारा सत्यापित आंकड़ों का उपयोग होना चाहिए, कैग के द्वारा। निष्कर्ष ये कहता है, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 यह स्पष्ट करता है कि भारत की समष्टिगत आर्थिक स्थिरता के लिए राज्यों का वित्तीय रूप से मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। पंचायत मजबूत नहीं होंगे तो राज्य मजबूत नहीं होगा, राज्य मजबूत नहीं होगा तो देश कभी भी मजबूत हो ही नहीं सकता है। ठीक, आप ही हैं, आपका सारे ऑर्गन सही से काम ना करे कैसे शरीर मजबूत हो सकता है? तो वही चीज़ तो राज्य, देश का ऑर्गन यही तो है राज्य। यह विकसित भारत @ 2047 लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ा कदम साबित हो सकता है। अब जरा एक चीज़ और देखेंगे इसमें हम लोग कि राज्यों की रैंकिंग जो है, टॉप 5 कौन कौन से हैं, नीचे के 5 कौन कौन से हैं, बिहार की स्थिति क्या है। शीर्ष के 5 राज्य जो हैं, उड़ीसा है, देखिए जा रहा है यहाँ पर मैप देखिए। शीर्ष के राज्य में देखिएगा आपको ये सब ग्रीन ग्रीन वाले जो दिख रहे हैं ना, ये टॉप 3 हैं।
और ये रेड में जितने आपको दिख रहे हैं ये सबसे खराब परफॉर्मर है, जिसे पंजाब भारत के थाली कहा जाता था भोजन की, इतना समृद्ध राज्य है ये, लेकिन उसका फिजिकल हेल्थ देखिए। वेस्ट बंगाल, ममता दीदी, आंध्र प्रदेश, केरल, देश का सबसे पढ़ा लिखा, सबसे शिक्षित, सबसे डेवलप्ड राज्य केरल, उसकी फिजिकल हेल्थ देखिए। तो क्या है ये? तो ये हमें कुछ अलग ही स्थिति को दिखा रहा है। किस प्रकार से बांटा गया है? तो अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मेंस एंड एस्पिरेशनल, इस प्रकार से बांटा गया है राज्यों को। ओडिशा है पहले रैंक पर, दूसरे पर गोवा, तीसरे पर झारखंड है। झारखंड अचीवर श्रेणी में है। ओडिशा जो है ये सबसे बेहतर फिजिकल डिसिप्लिन को पालन कर रहा है। फिर गोवा का आता है, टैक्स बेस के कारण ये दूसरे स्थान पर, यहाँ पर टैक्स काफ़ी सारे लोग देते। फिर झारखंड है, चौथे स्थान पर गुजरात का रैंक है। फिर पाँचवें पर महाराष्ट्र का रैंक है, ये भी याद रखिएगा, पाँचवें पर महाराष्ट्र का है। निचले 5 राज्य कौन कौन से? पंजाब सबसे नीचे है, अत्यधिक कर्ज में है यह, राजकों से तनाव कारण ये सबसे निचले स्तर पर स्थित है। यहाँ पर किसानों को इतनी सब्सिडी दी जाती है ना कि कभी भी ये कर्ज से निकलने से रहा। आंध्र प्रदेश है उसके बाद से 17वें रैंक पर, राजकोषीय घाटा सीमा 4% से अधिक 4.3% पर होने के कारण से यह नीचे है। पश्चिम बंगाल है रैंक 16, इसका राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा केवल कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जाता है। केरल है रैंक 15 पर, बढ़ता कर्ज, धीमी राजस्व वृद्धि और बढ़ते खर्च इसके मुख्य समस्याएं हैं। तमिलनाडु का रैंक 14 है, बढ़ते राजकोषीय दबाव कारण यह भी परफॉर्मर से गिर करके एस्पिरेशनल समूह में आ गया है। तो ये भी याद रखने की चीज़ है। बिहार ने इस साल काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया, सबसे नीचे की श्रेणी आकांक्षी एस्पिरेशनल से उठकर परफॉर्मर श्रेणी में अपनी जगह बना ली है इसने। मुख्य कारण है बिहार की रैंकिंग में इस सुधार का मुख्य कारण इसका बेहतर राजकोषीय घाटा प्रबंधन है। रिपोर्ट के अनुसार से बिहार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसका अपना कर राजस्व जो है इसकी कुल प्राप्तियों के 1/3 से भी कम है, यानी कि कर राजस्व, कर से प्राप्त होने वाला टैक्स देने वाले लोगों की संख्या बिहार में आज भी बहुत ही कम है। और ऐसा राज्य जो है वो खुल करके 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को बांट रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट का अगर सबसे कोई घटिया उदाहरण हो सकता है तो वो ये है कि सारी महिलाओं के हाथ में पैसे दे दो, एजुकेशन मत दो, हेल्थ मत दो, अच्छी सड़कें मत दो, नौकरी मत दो, केवल पैसे थमा दो और कहो कि हमें वोट दे दो। इससे खराब उदाहरण वुमेन एम्पावरमेंट का हो ही नहीं सकता है। तो ये तो राज्य की स्थिति है। अभी हम कहाँ पर हैं तो ये ज़रूर याद रखिएगा, परफॉर्मर श्रेणी में हम पहुँच गए हैं, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, अच्छा प्रदर्शन किया है भाई राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए। तो इसे याद रखिएगा। आज का यही 2 टॉपिक था मुख्य रूप से। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।